नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली मामला का जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि योगी सरकार ने, यूपी पुलिस ने बरेली के बवालियों पर जिस तरीके का एक्शन लिया है, यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन अब बरेली के बवाल के बाद जो आरोपी हैं वो अब योगी सरकार की तारीफ करने लगे हैं, योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ये तमाम बवाली योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तमाम बवाली यूपी में बवाल कर रहे थे, और जब योगी सरकार ने एक्शन लिया तो इनका यूटर्न एकदम से होने लगा और यूटर्न लेते ही अब योगी सरकार की तारीफ करने लगे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वास्तव में 2027 यूपी चुनाव से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कोई एक पटकथा लिखी जा रही है? आखिर ये अचानक से योगी सरकार की तारीफ कैसे करने लगे? क्यों योगी को अपना मसीहा बताने लगे? तौकीर रजा ने योगी सरकार की जिस तरीके से तारीफ की है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बड़ी एक तरीके से आने वाले भविष्य के तौर पर एक बहुत बड़े संकेत दे रहा है कि यूपी की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। मेरे साथ पंकज सर मौजूद हैं, यूपी की राजनीति पर लगातार नजर रखते हैं। पंकज सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि योगी सरकार को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग बवाल मचा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे। एक हफ्ते में आखिर यूटर्न कैसे लेने लगे तौकीर रजा? कैसे योगी सरकार की तारीफ करने लगे? क्या समझते हैं आप? मैं विज्ञापन की एक लाइन समझता हूं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जी। अब जो कहानी कुछ यूं है कि जो एक हफ्ते पहले ये कह रहे थे, वो शुक्रवार से पहले, कि मोहम्मद की शान में अगर मौत को चुनना पड़ा तो सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा, वो अपनी चप्पलें चुनने तक नहीं आ रहे हैं। वो अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। इसलिए मैंने कहा डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बरेली वाला मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है, और इसका असर, आपने कहा ना, इसका असर सिर्फ बरेली तक नहीं है। बहुत सारे लोग करवटें बदलते रहे सारी रात भर, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आज तक तो हमने ऐसे ही राजनीति की है, इसी तरह की बयानबाजी की है, इसी तरह को भड़का दिया है, कुछ को इसी तरह वोट बटोरा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बयानबाजी करेंगे तो ढिंचा का चिका चिका हो जाता है। 24 घंटे नहीं बीतते और पता चला कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि पहले इनके इशारे पर पत्थर फेंकने वाले मिलते थे, अब कहते हैं कोई मौलाना कि चलो पत्थर फेंकते हैं, कहते हैं पहले अपनी बीबी और बच्चों को ले जा, आगे आगे वो चलेंगे, तब पीछे से मैं चलूंगा। ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश का। और ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इस देश में खास तरह की राजनीति को प्रश्रय दिया गया। लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन लोगों को इस काम के लिए बढ़ावा दिया गया अपने स्वार्थ के कारण। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो तौकीर रजा की आप बात कर रहे हैं, इसको सबसे पहले कांग्रेस ने लड़वाया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको शायद पता नहीं कि ये आजम खान जो था, वो जब युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो एक कॉलेज के नौजवान के रूप में ये सड़कें काट रहा था। पता है क्यों सड़कें काट रहा था? ताकि भारतीय फौज उस सड़कों से आकर इस पार से उस पार बॉर्डर तक नहीं पहुंच सके। इन सब लोगों को बढ़ावा दिया गया। जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, ये अतीक अहमद, ये मुख्तार अंसारी, अगर आप सुनिएगा तो लगेगा कि मुख्तार अंसारी के फादर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और पता नहीं ये कौन अंसारी था, हमीद अंसारी उसके साथ रिश्तेदार था। लेकिन रिश्तेदार होना, अगर पंकज प्रसून है, पंकज प्रसून का कोई रिश्तेदार कोई बड़े पद पर पहुंच गया, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं लोफर नहीं हो सकता। ये हो सकता है ना। तो अब हालत ये है कि चाहे वो बरेली का मौलाना हो या आजम खान जो हो, ये हर किसी के सपने में बार बार मुख्तार और अतीक आ रहे हैं, और आत्मा कह रही है कि बेटा शांति से बैठा रहे, वरना योगिया आ जाएगा। रोज उनके सामने यही 4 बार दोहराता है। और आपने कही ना तारीफ, ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये खौफ बोल रहा है। उनको पता है। आज की खबर मैं बता दूं आपको, ये बरेली वाले मौलाना के घर पे छापा पड़ा, पेट्रोल बम बरामद हुए, दफ्तर सील कर दी गई है।
इसका जो राइट हैंड है नयाब खान या नवाब खान है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 लोग आज भी गिरफ्तार हुए हैं। ये एक होटल चलाता था, उस होटल को सील कर लिया गया, बड़ा 5 स्टार टाइप का होटल था। तो पैसे का भी नुकसान, और पुलिस अपनी सेवा खातिरदारी कर रही है, वो अलग अलग से, वो बोनस है। तो इसलिए कह रहे हैं कि योगिया इतना महान है कि हम क्या बोले। मेरी आंखें नम हो गई उनके कृति को देख देख के। ये होता है। और कभी कभी ये होटल का नाम है होटल कॉलोनाइजर होटल है इनका, जी जी, वो सील कर दिया गया है। सर ऐसा नहीं है, ये डर तो पहले से भी होगा। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार का काम अभी देखने या फिर बुलडोजर अभी चल रहा है या फिर इस तरीके की कार्रवाई अभी हो रही है। योगी सरकार ने अपराधियों पर या इस तरीके के हुड़दंगियों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई पहले भी की है। लेकिन उसके बावजूद अगर तौकीर रजा इस तरीके का काम करता है तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान चल रहा होगा, कोई ना कोई तो पीछे, कमर के पीछे सहारा देने के लिए खड़ा होगा। क्या राजनीतिक तौर पर तौकीर रजा के पीछे कोई आपको नजर आता है? क्योंकि मैं अगर बरेली के राजनीतिक हिसाब किताब को देखूं तो 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास है। मैं राजनीतिक तौर पर समझना चाहता हूं, क्या इस हवा को राजनीतिक तौर पर भी दिया जा सकता है? क्योंकि तौकीर रजा को ये तो पता होगा कि आप अगर इस तरीके का दंगा करेंगे तो भाई साहब ये कार्रवाई तो होनी तय है, क्योंकि अब से पहले ऐसी हुई है कार्रवाई। तो उसके बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया तौकीर रजा ने? नहीं, तौकीर रजा ने 2 मिसकैलकुलेशन कर दिया। उसको लग रहा था कि करते होंगे ना छोटे मोटे गुंडों पर, लेकिन मैं तो तौकीर रजा हूं ना। मेरे तो खानदान के लोग जो हैं बरेलवी संप्रदाय को स्थापित करने वाले हैं ना, मेरे एक इशारे पर इतने मुसलमान आ जाएंगे कि मैं सत्ता को डरा सकता हूं। पहला मिसकैलकुलेशन ये। दूसरा मिसकैलकुलेशन ये था कि तौकीर रजा को लगा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अगर मैं हिंदू मुसलमान कुछ कर दूं तो क्या हुआ कि मुसलमान थोड़ा सा योगी से डर जाएगा, और अभी जो शांति से जी रहा है वो फिर से उसी ट्रेन पे चला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है, और फिर मैं उसको हवा दे के उसको टाइट कर दूंगा। तो इस काम के एवज में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। पता है ना, ठेका देते हैं लोग मुसलमान के वोट का। तो हो सकता है समाजवादी से मिल जाए, हो सकता है कांग्रेसियों से मिल जाए, किससे तो मैं माल कमा लूंगा। ये कैलकुलेशन के कारण वो पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ जुगत भिड़ा रहा है। अभी पिछले साल भी उसने किया था हंगामा, और वहां भी दंगा हुआ, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं। और मुझे जो जानकारी है कि बीजेपी के एक नेता ने पैरवी करवा के छुड़वा दिया था उसे, तो मनोबल टाइट था कि मेरा कुछ नहीं होता। पर योगी जी भी देख रहे थे कि चलो एक गलती हुई, दूसरी गलती हुई, तीसरी बार इसने ज्यादा कर दिया, इस बार नुकसान तो होगा। हाँ, अब ये माफी इसलिए मांग रहा है कि नुकसान अतीक और मुख्तार इतना न हो जाए। ले देखे किस तरह भैया अब हम शरणागत हुए, चलो माफ कर दो। उसको पता है ना कि हिंदू में शरणागत को थोड़ा सा चलो भाई माफी उफी मांग ली तो जाने देते हैं, इसलिए वो इस पोजीशन में आया है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये सब पैसे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। इनको कोई इस्लाम से मतलब नहीं, किससे कुछ मतलब नहीं। आप जाइएगा इनकी पर्सनल लाइफ देखिए, मर्सिडीज BMW से घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चे, खुद तौकीर रजा की बेटी स्वीडन में MBA कर रही है, बड़े बड़े होटल्स वगैरह बना के रखे हैं। सब पैसे का खेल है भाई साहब। ये गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं सिर्फ इस्लाम के नाम पे या जात के नाम पे, कोई लेना देना नहीं। सब एक साथ बैठते हैं ये सब, जितने पैसे वाले हैं बरेली के, और यहीं के नहीं कहीं के भी। आप जो गरीब है ना वो बेवकूफ है, और मुसलमानों में थोड़ी सी धर्म को लेके और अशिक्षा भी ज्यादा है तो वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी दूसरे तरफ हिंदुओं में थोड़ा सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये लड़ाई और सिर्फ धंधे के लिए है, बिजनेस के लिए है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप अपना धंधा बिजनेस देखो, आपके फल की दुकान सुरक्षित रहे इसकी चिंता करो, आपके बाल बच्चे अच्छे पढ़े उसकी चिंता करो। नहीं तो तौकीर रजा टाइप के चक्कर में रहोगे तो पता चलेगा बुलडोजर भी घर पे चलेगा, पुलिस मारेगी अलावा, और आज तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ नीलाम हो जाता है भाई साहब। सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और इसको लेकर अभी बरेली पुलिस का खुलासा भी हुआ है। उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा और उसमें खुलासा हुआ कि पहले 70 लोगों को फोन किया गया, उन 70 लोगों ने 1600 लोग इकट्ठे किए, और प्लानिंग पूरी ये थी कि नाबालिग बच्चों को आगे रखा जाएगा ताकि पुलिस उन पर लाठीचार्ज ना करे। अब यहाँ पर सर मेरा एक सवाल ये है कि NRC के
तर्ज पर एनआरसी में भी इसी तरीके से हुआ था कि नाबालिग बच्चे और महिलाओं को आगे रखा गया ताकि पुलिस उन पर लाठीचार्ज ना करे और वो पीछे से अपना पूरा काम कर लें। कैसे नाबालिग बच्चों को बरगलाया जाता है जबकि पता है बच्चों को कि योगी सरकार है, डंडा बजेगा, ये पता है कि बुलडोजर चलेगा, उसके बावजूद क्यों इन बच्चों में डर नहीं है? आखिर क्या वजह मानते हैं? कोई लालच है, कोई और वजह आप मानते हैं? कैसे बच्चे ये बहकाए में आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं। आपने कहा कैसे बरगलाते हैं, वो नाबालिग हैं इसलिए बरगलाते हैं। हमारे आपके एज में आ जाएंगे तो वो भी सोच विचार करने लगेंगे, तर्क उतर्क करने लगेंगे। वो देखिए क्या है ना कि उनके पिताजी कमा रहे हैं, माँ घर चला रही है, ये है बिल्ला, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि रात को खाना कैसे मिलेगा, रोटी कैसे जुटेगा। तो ये इस्लाम बचाने निकल पड़ता है। और ये एज ऐसा है ना, इसमें जोश ज्यादा रहता है। यूथ बदलेगा समाज को। जेनजी, अरे भाई क्या बदलना चाहते हो, क्या दिक्कत है? बढ़िया से कमाओ खाओ, सुखी संपन्न रहो, अमीर बनने की कोशिश करो, देश को अच्छा करो, उन्नत करो। नहीं, एक तो हमेशा एक दिमाग में रहता है कि सबको इस्लाम का दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं। जिस दिन ये इस जहन से ये निकाल दोगे ना बिल्कुल कि हमारा सब दुश्मन है, जिस दिन इस बात को निकाल दोगे तो दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करते हैं इन लोग, इस फियर साइकोसिस, अंग्रेजी में एक शब्द है साइकोलॉजी में, जब आप पढ़ेंगे तो एक फियर साइकोसिस होता है, एक डर होता है, अनजान डर को रिलीजन के साथ जोड़ के इन लोगों को उतारा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं और बच्चों को इसलिए, क्योंकि पता है कि महिलाओं और बच्चों पे अगर कुछ भी कार्रवाई हो तो सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। ये वारफेयर की स्ट्रेटजी है और ये इस्लामिक वारफेयर की स्ट्रेटजी है। दुनिया में जो बहादुर कौमें हैं वो महिलाओं बच्चों को आगे नहीं करते, लेकिन ये जो इस्लामिक वे ऑफ फाइटिंग है, इसमें हर चीज जायज है। जंग के मैदान, ये उर्दू और फारसी का ये अल्फाज है कि प्यार मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सब जायज। हिंदी में इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, हिंदुओं में नहीं था, ईसाइयों में नहीं था, ये उर्दू और फारसी में है। किसने कह दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो इसने कह दिया कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत भी पवित्र होना चाहिए, गलत भाव नहीं होना चाहिए, और जंग भी प्रिंसिपल से लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, वो लुटेरे प्रजाति थे, उनके पास खाने पीने को दिक्कत था, वो आते थे घोड़े पर सवार होकर, तो जैसे तैसे लूटे, सब जायज है वो कह गए। इन्होंने इसको इस्लामिक वारफेयर स्ट्रेटजी बना लिया। और जब भी आप देखिएगा तो पत्थर बच्चों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में आगे करते हैं। ये मजबूत कौम की, खुददार कौम की पहचान नहीं है, ये लुटेरों की पहचान है। यही, और ये आज भी अपना रहे हैं वो सब कुछ। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जिस तरीके के लोगों के साथ डील करना हो ना, स्ट्रेटजी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। अगर आपके सामने रावण जैसा प्रिंसिपल्ड अपोजिशन हो, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन सकते हैं। लेकिन आपके सामने शकुनी हो तो आपको भगवान कृष्ण बनना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, देखिए योगी जी के बारे में एक चीज बोलूंगा कि अटल जी राम थे। हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक वोट से अपना सत्ता त्याग देगा लेकिन गलत नहीं करेगा। अमित शाह कृष्ण है और योगी हनुमान है। गुस्सा आया तो सोने की लंका भी जला देंगे, और साम दाम दंड भेद हर तरह का उपाय जानते हैं भैया। बिल्कुल सर, आपने सही बोला। और जैसा कि आपने बताया कि वास्तव में तौकीर रजा जो है ना, वो दो गलतियां कर बैठा। वो भांप नहीं पाया कि आखिर उसके साथ क्या हो सकता है। वो इस बात को समझ नहीं पाया कि जिस षड्यंत्र को वो रच रहा है, उस षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में वो खुद भी फंस सकता है। और अब ऐसा फंसा है कि अब निकलना जो है उतना आसान होगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा, और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकता है। तो खैर, जिस तरीके से बरेली मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, वो लगातार अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, इस दंगे के पीछे की हकीकत को आप कैसे समझते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तौकीर रजा ने किया? क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी ने तौकीर रजा का समर्थन किया? क्या आपको लगता है कि वास्तव में तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ को सही से नहीं भांप पाया? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।